नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, कल यानी 19 जनवरी को मैं हिंदी वीडियो नहीं डाल पाया। मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक थी और उसमें भी बहुत सारे मेहमान आए थे तो समय नहीं निकाल पाया, तो माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस ढंग से प्रतिपक्ष को हिंदी भाषी भी सुनना चाहते, देखना चाहते, तो उनको आदत सी बन जाती है, तो एक दिन भी वीडियो नहीं आया तो गुस्सा भी हो सकते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन इसलिए माफ़ी चाहूँगा। आज के सब्जेक्ट को शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बोल दूँ कि ये हेडिंग देखकर आप चकित हुए होंगे, सरप्राइज हो गए कि ये क्या बात हुई। जो सरकार हम बार बार देख रहे हैं, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार, अपने ही पूर्व कमिश्नर मुंबई के परमबीर को फंसाना चाहती है। उन पर अलग अलग कम से कम 5-6 FIR दर्ज किए गए हैं, वसूली के आरोप किए गए हैं, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, उनको सस्पेंड किया गया है, उनको ढूंढने की कोशिश की गई, वो गायब हुए, वो क्या क्या अफवाहें फैलाई गई। तो जिसको सताने का हर जरिया उद्धव ठाकरे सरकार ढूंढ रही है, उनका प्रशासन ढूंढ रहा है, तो परमवीर को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार कुछ करेगी, ऐसा क्यों मेरे मन में आया। आपको भी सरप्राइज होगा, लेकिन मैं असलियत में सरप्राइज हूँ, क्योंकि मुझे लगा कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा घटा है कि मुझे लगा कि ये उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र की परमवीर को बचाने की कोशिश कर रही है। तो कैसे बचाने की कोशिश कर रही है? आपने एक खबर सुनी होगी कि जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट था, वो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का जो सुनवाई है NIA की तरफ से शुरू हुआ वो जो मसला है, उसकी सुनवाई जारी है। और उसमें कम से कम 15 से 18 कुछ जो विटनेस है, साक्षीदार है, वो होस्टाइल हो गए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कभी कहा नहीं था पुलिस को, ना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, और हमको ज़बरदस्ती हमसे कुछ लिखवाया गया बयान, उस पर हमारी सिग्नेचर लिया गया, ये सब झूठा है। हमने ऐसा कभी पुलिस को, ATS को, किसी को, NIA को कहा नहीं था। लेकिन फिर भी हम पर ज़बरदस्ती की गई, हमको धमकियाँ दी गई, धमकाया गया और हमसे ये सब लिखवाया गया, जो हमने असलियत में देखा नहीं, बोला नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि बात सीधी है। जब सुनवाई इतने सालों के बाद, कम से कम 12-14 सालों के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है, और उस सुनवाई में जो NIA की तरफ से पेश किए गए साक्षीदार है, विटनेस है, वही इनकार कर रहे कि हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है। मतलब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, इन पर जो आरोप किए गए, उस पर इतनी बड़ी राजनीति की गई, हिंदू दहशतवाद का एक बड़ा कैंपेन चलाया गया, वो क्या सब झूठा है? तो जो कुछ होगा वो NIA का मामला है, उसमें मुझे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बात ये है कि अगर ये मामला NIA का है और NIA उस पर NIA ने कंप्लेंट नहीं अभी तक की है कुछ, कि भाई ये सब साक्षीदार हमारे विटनेस है, ये होस्टाइल होते जा रहे, पलटी मार रहे, NIA को ही झूठा साबित कर रहे, तो इसकी तकरार अगर करनी है तो NIA को करनी चाहिए। लेकिन अचानक इसमें महाराष्ट्र सरकार कूद पड़ी है, जिसका ये मामला है ही नहीं। अगर इस पर जो केस चल रही है, वो चलाने वाला, उस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर है, तो इसमें महाराष्ट्र सरकार को घुसने का मामला कहाँ आ जाता है? ये क्यों कूद पड़े? क्योंकि कल परसों एक न्यूज़ आ गई कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो है दिलीप वळसे पाटिल, इन्होंने घोषणा की है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक प्राइवेट वकील, लॉयर NIA के कोर्ट में पेश हो जाएगा और वो ATS को डिफेंड करेगा। तो ATS को डिफेंड करने का मामला आता है कहाँ?
हाँ, एक बात है कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का जो मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था, वो महाराष्ट्र की एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो था, उनकी तरफ से हो गया था और ये हिस्ट्री नहीं बताई जाती। अब देखिए, जब ये मामला शुरू हो गया तो पहले वहाँ के कुछ मालेगांव के मुस्लिम लड़के थे, उनको पकड़ा गया था और बाद में ये बात हो गई कि अचानक बोला गया कि अरे इसमें एक ही धर्म के लोग क्यों पकड़े जाते हैं। अलीबाग में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अलीबाग में कई एनसीपी यानी पवार की जो पार्टी है, शरद पवार की जो पार्टी है, उनका कोई चिंतन शिविर था और उसमें पवार साहब ने यह सवाल पूछा कि क्यों बार बार टेररिज्म की कोई घटना होती है तो एक ही धर्म के लोग क्यों पकड़े जाते हैं। अब उस वक्त उनकी ही पार्टी की सरकार थी, यानी जो कोई अघाड़ी सरकार थी, फ्रंट सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर, तो उसमें होम मिनिस्ट्री जो थी वो पवार साहब की पार्टी के पास थी। और जब पवार साहब बोलते हैं कि भाई एक ही धर्म के लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं, तो इसलिए उस पर फिर विचार हो गया और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, रघुवंशी या कोई अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उनके अंडर एटीएस काम कर रहा था, उनको हटाकर हेमंत करकरे नाम के बड़े अफसर लाए गए, आईपीएस अफसर लाए गए और उन्होंने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और उसमें उन्होंने हिंदू टेररिज्म का एंगल लाकर खड़ा कर दिया। यानी आइडिया किसकी थी? पवार साहब की थी कि आप एक ही धर्म के लोग क्यों पकड़ते हो, कुछ टेररिज्म की घटना हो गई तो आप एक ही यानी कि मुस्लिम ही क्यों पकड़ते हो, मुस्लिमों की तरफ ही क्यों शक से नज़र जाती है पुलिस की। तो ये रवैया बदलना चाहिए और इसके लिए पूरा एटीएस स्क्वाड बदला गया, उसके लिए हेमंत करकरे जैसे नए अधिकारी लाए गए और इन्होंने ये रवैया बदल कर पेश किया। और मालेगांव का जो बॉम्ब ब्लास्ट था उसमें उन्होंने हिंदू टेररिज्म की आइडिया वो दी और उसमें अभिनव भारत वगैरह मामले खड़े हुए, कुछ हिंदुत्ववादी लोग पकड़े गए, उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आ गया, उनको उठाकर इंदौरिया कहीं से उठाकर मध्य प्रदेश से लाया गया। फिर कर्नल पुरोहित जो आर्मी के मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करते थे उनको पकड़ा गया, उन्होंने आरडीएक्स लाया, ये सब आरोप। और ये राजनीति अगले 5-6 साल चलती रही। हाँ, उस वक्त आपको याद होगा कि हेमंत करकरे बार बार कैमरे के सामने, चैनल वालों के सामने, पत्रकारों के सामने आकर कहते थे हमने पूरे सबूत इकट्ठा किए। 2008 की बात है, याद होगा आपको, 2008 की बात है। और ये जो अरेस्ट हो गई, ये मामला हिंदू टेररिज्म का सामने आ गया, उसके कुछ हफ्ते बाद यानी नवंबर में कसाब का टोला वहाँ से आ गया पाकिस्तान से और मुंबई में जो 200 से आसपास लोग मारे गए उसमें हेमंत करकरे भी मारे गए। और फिर ये मामला ही बदलता गया। फिर मुंबई पर जो कसाब का हमला हो गया था उसके बाद एक नई एजेंसी बनाई गई टेररिज्म के लिए, उसका नाम नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। और आहिस्ते आहिस्ते उसके पास ये सब टेररिज्म के मामले ऑल इंडिया लेवल पर एनआईए के पास जाने लगे। उसमें ही मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का मामला भी एनआईए के पास चला गया। यानी एटीएस का काम निकालकर एटीएस के हाथ से मालेगांव ब्लास्ट का भी इन्वेस्टिगेशन निकाला गया और एनआईए के पास सौंपा गया। तो जब तक ये मामला एनआईए के पास नहीं जाता तब तक इसका इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था? याद है आपको कुछ? ये बताया भी जाता है। आज ये केस एनआईए लड़ रही है क्योंकि 2009 के बाद ये मामला एनआईए के पास चला गया। 2009 होगा, 2010 होगा, लेकिन उस वक्त यानी 26/11 यानी नवंबर 2008 के बाद करकरे मारे गए। तो ये इन्वेस्टिगेशन किसके हाथ में था? याद है आपको? कभी बताया जाता है? नहीं बताया जाता दोस्त, नहीं बताया जाता। प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को अरेस्ट तो करकरे साहब ने किया था,
लेकिन करकरे साहब मारे जाने के बाद इनको जो टॉर्चर किया गया है, जो आरोप है, कर्नल पुरोहित हो या प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, इनका जो छल कपट उनके साथ हो गया, ऐसा आरोप है उनका। वो करने वाला अधिकारी कौन था आपको याद है? उस वक्त एटीएस का मुखिया कौन था? उसका नाम परमवीर सिंह ही था। परमवीर सिंह उस वक्त एडिशनल कमिश्नर भी थे और एटीएस के चीफ भी थे। और आपको याद होगा तो प्रशांत सिंह का मामला चल रहा था और सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला टीवी पर जोर शोर से चल रहा था 2020 के पूर्वार्ध में, तो उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर रिपब्लिक चैनल पर आ गई थी और उनका इंटरव्यू अर्णब गोस्वामी ने किया था। तो हमको यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कितना टॉर्चर किया गया और वो करने वाला इंसान परमवीर सिंह था, ये तो उन्होंने खुलेआम बोल दिया, टीवी के चैनल पर बोल दिया। आज भी आप शायद यूट्यूब पर वो ढूंढ कर देख सकते हो कि कितनी खुलेआम 2020 के पूर्वार्ध में यानी 2 साल पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर ओपनली बोल रही थी कि कैसे मुझे टॉर्चर किया गया। याद है ना आपको? तो बात ये है दोस्तों, सॉरी 2020 के उत्तरार्ध की बात है वो, जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर अर्णब के चैनल पर आई थी, तो वो परमवीर सिंह है। तो एटीएस ने मानो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद ये सब जो आज जो विटनेस होस्टाइल हो रहे, वो विटनेस इकट्ठा करने का काम है, वो करने वाले इंसान का नाम परमवीर सिंह है। और अगर एनआईए के उस मालेगांव ब्लास्ट के मामले में विटनेस होस्टाइल हो रहे, पलट रहे, साक्षीदार बदल रहे, अपना बयान बदल रहे हैं, तो वो साबित कर रहे हैं कि हमको पकड़ने वाला और हमको धमका कर जबरदस्ती करके हमसे बयान लिखवाने वाला इंसान और कोई नहीं, परमवीर था। तो अब देखिए, अगर परमवीर इसमें फंस जाता है तो महाराष्ट्र सरकार को खुश होना चाहिए कि भाई हमने तो चंडीवाल आयोग बनाया है, हमने कोई वसूली के कोई बिल्डर पकड़ा है, कोई सट्टेबाज पकड़ा है जो परमवीर पर एफआईआर दर्ज करते हैं, हमने उनको इकट्ठा किया है, क्योंकि हमको यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, उद्धव सरकार को परमवीर को फंसाना है। तो इसके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि उसने मालेगांव ब्लास्ट में इकट्ठा किए हुए जो विटनेस है, साक्षीदार है, वही पलट रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको धमकाया गया। जिस ढंग से ये कोई सट्टेबाज है, कोई बिल्डर है ठाणे का या और कहीं का, और वो बोल रहा है कि परमवीर ने हमको धमका कर इतनी वसूली की है, तो आप उनका बयान सच मान रहे हो। और ये मालेगांव ब्लास्ट में जिनको ज़बरदस्ती धमका कर साक्षीदार बनाया गया, विटनेस बनाया गया, उनसे झूठे बयान लिखवाए गए, उन पर उनके हस्ताक्षर लिए गए, वो भी एक तरीके से, पूरी तरीके से परमवीर को ही झूठा साबित कर रहे हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो परमवीर को सजा देनी है, परमवीर को गुनहगार दिखाना है, झूठा बताना है। तो बात यह है कि इसके लिए आप इकट्ठा कर रहे हो कोई पुराने केसेस, तो ये तो बिल्कुल ताज़ा केस है कि देखिए परमवीर कितना झूठा है। ये तो बेचारे किसी को फंसाने के लिए झूठे सबूत इकट्ठा करता है, झूठे सबूत लाता है, झूठे सबूत पैदा करता है और झूठे साक्षीदार विटनेस भी खड़े कर देता है। इसका ये सबसे बड़ा अगर सबूत चाहिए परमवीर के खिलाफ, तो आज एनआईए में जो केस की सुनवाई चालू है उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि इनको वहां परमवीर को बचाना है। एटीएस की तरफ से बिना कारण अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एनआईए के कोर्ट में वकील भेजना चाहती है तो बचाना किसको चाहती है? एटीएस को। कौन से एटीएस को? जिस एटीएस को
परमवीर लीड कर रहा था, परमवीर जित का नेतृत्व कर रहा था, तो आप तो यहाँ सब चंडीवाल आयोग वगैरह जो बनाया है उसमें आप परमवीर को फंसाना चाहते हो और एनआईए के कोर्ट में परमवीर को ही बचाना चाहते हो। ये क्या बात हुई? क्यों बचाना चाहते? क्यों बचाना चाहते परमवीर को? अनिल देशमुख की केस हो, वाजे की केस हो या और कोई वसूली कांड के केस हो, उस सब में जिस परमवीर को फंसाना है उसी को एनआईए कोर्ट में वही उद्धव सरकार बचाना क्यों चाहती है? इसलिए मैं चकित हो गया हूँ, सरप्राइज हो गया हूँ। ये क्या मामला है कि एक जगह आप जिसको फांसी देना चाहते हो, दूसरी जगह उसको ही बचाना चाहते हो? अजीब बात नहीं है? अजीब बात नहीं है कि सीबीआई की कोर्ट में, सीबीआई अनिल देशमुख के केस में आप परमवीर को फंसाना चाहते हो और मालेगांव केस में उसी परमवीर को बचाना चाहते हो और इसके लिए आपका कोई अधिकार नहीं, फिर भी आप स्पेशल लॉयर, प्राइवेट लॉयर एटीएस का बना के उसको एनआईए कोर्ट में भेजना चाहते हैं। ये क्या अजीब बात है? क्यों परमवीर को बचाना चाहते हैं? क्या डर है आपको कि इसमें अगर एक करके एटीएस ने खड़े किए हुए विटनेस होस्टाइल होते गए तो उसमें परमवीर तो आरोपी बन जाएगा कि भाई इनको जबरदस्ती, क्योंकि ये बार बार सब हर जो होस्टाइल हो रहा है वो विटनेस बोल रहा है कि हमको धमकाया गया, डराया गया, हमसे लिखवाया गया, जबरदस्ती हमारे हस्ताक्षर लिखे गए, बनवाए गए। तो आखिर में ये बात आ गई, इनको डराया धमकाया किसने और किसके कारण धमकाया, किस कारण धमकाया? आपको याद है वाजे सबको डराया धमकाया करता था, वो किसके लिए करता था? आपको याद है? वाजे ने और परमवीर ने तो बोल दिया कि भाई अनिल देशमुख के लिए, एनसीपी के लीडर के लिए। तो उसमें भी अगर एनआईए में परमवीर फंस जाता है तो परमवीर फिर से एक लेटर लिखेगा, जिस लेटर से उसने अनिल देशमुख को फंसा दिया और पूरी उद्धव सरकार को फंसा दिया एक लेटर से परमवीर ने कि ये सब वसूली कांड चल रहा था। वो मालेगांव ब्लास्ट में भी इसी ढंग से प्रेशर लाकर एक झूठा कुभांड, एक झूठा पाखंड हिंदू टेररिज्म का खड़ा करने के लिए मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर था। मुझको बताया गया कि भाई हिंदू टेररिज्म दिखाना है तो चलो शुरू हो जाओ, किसी को भी पकड़ो, हिंदुत्ववादियों को पकड़ो, उनके खिलाफ मार जोड़कर धमकाकर किसी को विटनेस बना दो। यही ढंग से एटीएस का काम चल रहा था। ये अगर परमवीर लिख दे तो क्या होगा? इसलिए परमवीर को बचाना है। यहां परमवीर ने जिस ढंग से फंसाया है और आप उसको फंसाना चाहते हो तो वो दूसरी बार ना फंसाए, इसलिए वहां परमवीर को बचाना है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार एटीएस के लिए कारण ना होते हुए भी एनआईए कोर्ट में प्राइवेट वकील भेजने वाले, समझे आप? क्यों? परमवीर को बचाना चाहती है उद्धव सरकार। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।